हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस फाइनेंस जो चैप्टर 9 है हमारा। सबसे पहला टॉपिक क्या है? कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें कितना कैपिटल चाहिए और मतलब उस कैपिटल को मतलब कैसे रेज करना है, कैसे बढ़ाएंगे। हम जैसे कुछ शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स के थ्रू हम अपने क्या कैपिटल को रेज करेंगे और इस कैपिटल को कैसे मैनेज करना है। अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कोई कंपनी, मान लो कोई भी नई टेक्नोलॉजी मतलब सेटअप कंपनी है जो उसमें क्या करा, दे नीड, मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि 10 करोड़ के उन्हें स्टार्टअप के लिए चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। तो वह 5 करोड़ शेयर्स में, 3 करोड़ डिवेंचर्स में और 2 करोड़ किसमें, सरप्लस से ले सकते हैं। इससे उन्हें रिस्क और रिटर्न्स बैलेंस करने में मदद मिलेगी। थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन, इसमें इन्होंने 2 थ्योरीज के थ्रू बता रखा है कि कैपिटलाइजेशन नीड्स फॉर अ न्यू कंपनी। सबसे पहले थ्योरी हमारी कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइज में क्या होता है? ये थ्योरी कहता है कि इस थ्योरी में क्या कहते हैं कि इस कंपनी का कैपिटलाइजेशन उतना होना चाहिए जितना कॉस्ट है कंपनी सेटअप करने में। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कोई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कोई कंपनी है, को सेटअप करने में हमें 20 करोड़ लगते हैं, तो उनका कैपिटलाइजेशन 20 करोड़ होना चाहिए। किस बात के लिए, मतलब क्यों चाहिए उनको? टू सेटअप सोलर प्लांट्स, बाई इक्विपमेंट और कुछ भी जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं उनके। अकॉर्डिंग टू दी कॉस्ट थ्योरी देयर कैपिटलाइजेशन शुड बी 20 करोड़। दिस इंश्योर दे हैव इनफ फंड्स फॉर सेटअप विदाउट ओवरबर्डनिंग द कंपनी विद एक्सेसिव डेब्ट और इक्विटी। अब नेक्स्ट हमारा थ्योरी क्या है? अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। यह थ्योरी कहती है कि कंपनी की वैल्यू उसकी अर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर ई कॉमर्स मास्टर लिमिटेड कोई कंपनी, मतलब ये कोई कंपनी ले लो इसमें, ठीक है, इसका क्या है, इसकी एनुअल अर्निंग कितनी है? 5 करोड़ है। विद द कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 10% है इसमें है। तो क्या कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ होगी इसमें। थ्योरी द कंपनीज वैल्यू वुड भी कितनी? 5 करोड़। अब जिस डिवाइडेड बाई 0.10 मतलब कितना आ गया? 50 करोड़ इसकी वैल्यू आ जाएगी। द वैल्यूएशन हेल्प्स इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द कंपनीज वर्थ बेस्ड ऑन प्रॉफिट जनरेटिंग एबिलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि जब कंपनी के पास इतना कैपिटल होता है कि वह इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं दे पाती है तो अपने अर्निंग्स से। तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास 20 करोड़ डिवेंचर्स हैं जिनका इंटरेस्ट कितना है? 2 करोड़ है और उनका अर्निंग सिर्फ 1.5 करोड़ है, तो वह क्या हो जाएगी? हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन है, वो हमारी क्या हो जाएगी? ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है? जब कंपनी के पास बहुत कम कैपिटल होता है लेकिन अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड का अर्निंग 10 करोड़ है और कैपिटल सिर्फ 2 करोड़ की है, तो वो क्या हो जाएगी? अंडर कैपिटलाइजेशन हो सकती है। ओवर कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया कि जिसके मतलब जो कंपनी के पास क्या होना चाहिए? कैपिटल क्या है? उसके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि वह इंटरेस्ट डिविडेंड दे पाती है अपने अर्निंग से, जो भी है ओवर कैपिटलाइजेशन। और अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है? जब कंपनी के पास बहुत कम कैपिटल होता है लेकिन अर्निंग बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है? हम डिविडेंड नहीं दे पाते हैं, अर्निंग्स नहीं हो पाते उसके सही से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर्ड कैपिटल। अब इसमें क्या होता है कि जब कंपनी के एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू उसके पेड अप शेयर कैपिटल से कम होती है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? वाटर्ड कैपिटल कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कोई वेंचर्स लिमिटेड कोई कंपनी है हमारी, ने अपने एसेट्स की वैल्यूएशन की बेसिस पर 10 करोड़ के शेयर्स इशू किए, लेकिन मार्केट डाउनटर्न या पुअर एसेट परफॉर्मेंस के करने से क्या हुआ? इसमें इन एसेट्स की एक्चुअल रियलाइजेशन वैल्यू सिर्फ कितनी रहेगी? हमारी 7 करोड़। पहले कितनी थी? 10 करोड़ थी, ठीक है। अब कितनी रहेगी रियलाइजेशन वैल्यू? हमारी 7 करोड़ है कि कुछ एसेट्स मतलब पुअर एसेट्स की परफॉर्मेंस की वजह से। इस केस में कंपनी का कैपिटल वाटर्ड है क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू कितनी रहेगी? हमारी 7 करोड़ से ज़्यादा थी क्योंकि 10 करोड़, अब कितनी रहेगी थी? 7 करोड़। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म सोर्सेज को फंड्स की कंपोजिशन, जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में 50% इक्विटी शेयर्स, 30% डिवेंचर्स और 20% लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक शामिल करे हैं, फैसला किया, मतलब उसमें बैंक में शामिल करने का फैसला किया। यह मिक्स कंपनी को रिस्क, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कंट्रोल बैलेंस करने में मदद करता है। आई होप कि आपको ये दोनों
टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कैपिटल गियरिंग, इसमें क्या होता है कि ऑर्डिनरी शेयर हो गया, शेयर कैपिटल और फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी के बीच का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल गियरिंग। इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, हाई गियरिंग और लो गियरिंग। सेकंड, हाई गियरिंग मतलब क्या होता है कि कंपनी हैज़ अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज दैट लाइक डिवेंचर्स हो गए कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, लीडिंग टू हायर फाइनेंशियल रिस्क बट पोटेंशियली हायर रिटर्न्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ प्रॉफिट आर हाई। लो गियरिंग, सेकंड क्या हो गया हमारा, लो गियरिंग implies a lower production of fixed interest securities leading to lower risk. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझते हैं कि जो हाईटेक लिमिटेड कंपनी के पास 10 करोड़ इक्विटी और 20 करोड़ के डिवेंचर्स हैं, ये हाई गियरिंग है जिससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, लेकिन अगर प्रॉफिट है हाई है तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा फायदा होता है। आई होप आपको कैपिटल गियरिंग समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कैपिटल। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ कैपिटल। पहला फिक्स कैपिटल हो गया, दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया कैपिटल, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग्स हो गए। एग्जांपल, ऑटोमोबाइल लिमिटेड जो कंपनी है ने 50 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल। फिक्स कैपिटल ये हो गए। जैसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए इन्वेस्ट किए गया कैपिटल, जैसे रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री और कैश हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई रिटेल कंपनी है जो कोई वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है इन्वेंट्री खरीदने और डे टू एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज में इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल एजेंसीज से लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं इसके अंदर, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड माइट रेज फंड्स थ्रू, जैसे कि मतलब ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फंड रेज कर सकती है ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टर्स को इक्विटी शेयर्स इशू करके मतलब इशू करने पड़ेंगे। उसके बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर फंड्स रेज करने के लिए डिवेंचर्स इशू करेंगे। फिर रिटेन बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन अर्निंग्स का यूज़ करते हैं। फिर उसके इसमें क्या बोल रहे हैं, इन लास्ट चूजिंग द राइट मिक्स ऑफ दी सोर्स हेल्प्स ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड रिस्क इन लाइन विद दी कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। क्या मतलब कि इन सोर्सेज को राइट मिक्स चूज करने से कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के हिसाब से कॉस्ट और रिस्क ऑप्टिमाइज होता है। मीडियम टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज क्या होता है, मीडियम टर्म फाइनेंस के सोर्सेज वो होते हैं जिनकी रिपेमेंट पीरियड 1 साल से ज़्यादा होती है, लेकिन और कम मतलब कितने साल कम, कितनी होती है, 5 साल से कम होती है। ये सोर्सेज मीडियम टर्म नीड्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या छोटी स्केल एक्सपेंशंस के लिए। जैसे सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो एसएमईज़ को लोन्स प्रोवाइड करता है, एसएमईज़ को लोन्स प्रोवाइड करता है। कॉमर्शियल बैंक, टर्म लोन्स में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक में ये टर्म लोन्स ऑफर करते हैं मशीनरी परचेज के लिए। पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट कंपनीज पब्लिक से फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पर प्रिवेंशियल राइट्स देते हैं। लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या प्रोजेक्ट्स के लिए। एग्जांपल समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड टेक्स अ 50 लाख लोन फ्रॉम सिडबी फॉर परचेजिंग न्यू मशीनरी विद अ रीपेमेंट पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, जो सिडबी ने कितना 50 लाख का लोन लिया है नई मशीनरी खरीदने के लिए, जिसका रीपेमेंट पीरियड 3 साल है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, उन्होंने लोन किससे लिया है, सिडबी से, परचेजिंग करा 50 लाख का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो मीडियम टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज में क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेज इमीडिएट वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ होता है, जिनकी रीपेमेंट पीरियड 1 साल से कम होती है। जो शॉर्ट टर्म के सोर्सेज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, सप्लायर्स गुड्स परचेज पर क्रेडिट अलाउ करते हैं। बैंक क्रेडिट क्या होता है कि बैंक्स ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं। इंडिजीनियस बैंकर्स में क्या होता है, लोकल जो मनी लेंडर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, इसमें क्या होता है, कस्टमर्स गुड्स सर्विसेज के लिए एडवांस पेमेंट करते हैं। पर्सनल लोन्स क्या हो गया, जैसे हम कहाँ से अर्जेंट नीड्स के लिए, अर्जेंट जो नीड्स होती हैं उनके लिए हम कहाँ से लेते हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन्स लेते हैं। इंटर कंपनी लोन्स, इसमें क्या होता है, कंपनीज के बीच शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन्स लेते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल समझते हैं, कोई रिटेल लिमिटेड कंपनी है, गेट्स ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स फॉर 30 डेज टू मैनेज इन्वेंट्री। रिटेल कहने का मतलब कि रिटेल लिमिटेड सप्लायर से 30 दिन के लिए ट्रेड क्रेडिट लेती है
हैं इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ में क्या होता है? सिक्योरिटीज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो ओनरशिप या डेप्ट ऑब्लिगेशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कुछ सिक्योरिटीज़ के कुछ टाइप्स हो गए। पहला हो गया हमारा शेयर रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन अ कंपनी। कहने का मतलब है कि कंपनी में जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। डिवेंचर्स क्या होते हैं? फिक्स इंटरेस्ट के साथ डेप्ट ऑब्लिगेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जो फिक्स इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको प्रॉफिट होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स दीज डोंट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट। होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स एंड शेयर प्रॉफिट्स थ्रू डिविडेंड्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिविडेंड या कैपिटल रीपेमेंट पर प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं देते। होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं डिविडेंड्स के थ्रू। उसके वजह से एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कोई कंपनी होगी, कोई लिमिटेड जिस टेक्नोलॉजी कोई न्यू कंपनी है लिमिटेड, इशू इक्विटी शेयर्स टू रेज। इन्होंने क्या करा कि कोई एक्सपेंशन के लिए 1 करोड़ रेज करने के लिए इक्विटी शेयर्स इशू करती है। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड्स मिलते हैं और वोटिंग राइट्स में भी मिलते हैं। इसमें किसमें? इक्विटी शेयर्स में। इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रीफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स एक प्रकार के शेयर्स हैं जो डिविडेंड पेमेंट्स और कैपिटल रीपेमेंट के समाधान में प्रेफरेंशियल राइट्स देते हैं। इन शेयर्स को क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर साल में मतलब ईयर में डिविडेंड नहीं पे करती है तो डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है और इक्विटी शेयर्स को कोई डिविडेंड पे होने से पहले फ्यूचर में पे किया जाना चाहिए। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो डिविडेंड लॉस्ट हो जाता है और एक्यूमुलेट नहीं होता है। एग्जाम्पल समझते हैं कि कंपनी अगर कहने का मतलब कि कोई एक कंपनी है, हमारा 10,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, इशू करती है जिनका डिविडेंड 10% है। अब और क्या बोलते हैं उसमें, अगर ईयर 1 में कंपनी लो प्रॉफिट की वजह से डिविडेंड पे नहीं करती है तो ईयर 2 में कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को 20% ईयर 1 के लिए 10% और प्लस ईयर 2 के 10%, ठीक है, पे करना होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड पे होने से पहले। सबसे पहले किन को दिया जाता है प्रेफरेंस? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है। पहला प्रीफर उन्हीं को किया जाता है इक्विटी शेयर से पहले भी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब क्या? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के डेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है। कंपनी के सील के नीचे क्या चाहिए? डिवेंचर्स, ठीक है। ये कंपनी के बोरोड कैपिटल का एक हिस्सा रिप्रेजेंट करता है जिसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म्स होते हैं। डिवेंचर्स बॉन्ड्स की तरह है जहां कंपनी इन्वेस्टर से पैसे बोरो करती है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिटर्न करने का प्रॉमिस के साथ। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि कंपनी जैसे बी है 10 लाख डिवेंचर इशू करती है। 8% इंटरेस्ट पर फंड्स रेज करने के लिए एक्सपेंशन के लिए कंपनी कितना 80,000 एनुअली इंटरेस्ट के रूप में पे करती है और 10 लाख प्रिंसिपल में साल बाद 5 साल बाद कितना रीपे करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया प्लगिंग बैक इसमें और री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग। अब इसमें क्या होता है कि ये मेथड कंपनीज को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए उनको सजेशन देते हैं इंस्टेड ऑफ सब अर्निंग्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के, ठीक है। ये बिजनेस ग्रोथ, एक्सपेंशन और रिजर्व्स बढ़ाने में मदद करता है। अर्निंग्स को प्लग बैक करके कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट फंड्स कर सकती है, जैसे डेब्ट्स पे कर सकती है या वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर सकती है बिना एक्सटर्नल फंडिंग के। जैसे समझते हैं कि कंपनी सी एक साल में 50 लाख का क्या है प्रॉफिट बनाती है, सब डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय ये 30 लाख बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए री इन्वेस्ट करती है और 20 लाख शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। यह री इन्वेस्टमेंट कंपनी सी को डेब्ट इंकरिंग किए बिना ग्रो करने में मदद करता है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।